हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो कैसे हैं? देखिए, आपका परीक्षा जो है उत्पाद सिपाही का बहुत ही नज़दीक है और नज़दीक को देखते हुए आज हम जो है लेकर के आ गए हैं जनरल साइंस माने कि सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 33 प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लिए हैं। और इस वीडियो में आप लोग जो है जनरल साइंस के जो है 20 सवाल को कंप्लीट करेंगे। आपका परीक्षा का डेट जो है पहले से निर्धारित है, 12/4/2026 को आपका परीक्षा होगा और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो परीक्षा जो है बिल्कुल एकदम तैयारी में लगे रहिए, कोई पर पानी मत देखिए, बस परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल तो आपका यहाँ पे आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है। डीएनए का तो आप लोग नाम सुने होंगे। डीएनए जो है इसका पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है फ्रेंड्स वो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी आंसर, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम होता है। समझ गए? इसका पूरा नाम क्या होता है? डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और ये जो है एक न्यूक्लिक अम्ल होता है जो सभी ज्ञात सजीव जीव और कई वायरसों के प्रजनन कार्य, विकास और वृद्धि में प्रयुक्त होने वाले आनुवांशिक निर्देशों को वहन करने में काम आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। डीएनए का पूरा नाम डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद 92 नंबर का सवाल देखिए, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समन्वय है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको कर देना है ऑप्शन बी, एन ब्यूटेन का एक समन्वय है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका है, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है? इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो देखिए, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है? 93 का आप लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी का, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, बायोगैस जो है मुख्यतः मीथेन, जिसमें मीथेन जो है लगभग 55% से लेकर के 75% तक रहता है। ठीक है, और एक मिश्रण है, लेकिन इसमें जो है जल H2O और हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसमें जो है विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है अन्य यौगिक विशेष रूप से अपशिष्ट पदार्थों के ढेर से निर्मित बायोगैस, जैसे अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसमें भी ये जो है पाई जा सकती है। और बायोगैस जो है ईंधन का प्रयोग करने के दृष्टिकोण से मीथेन मूल्यवान घटक होता है। समझे? तो यहाँ पे मूल रूप से मीथेन आपका जो है एक नंबर में आ जाएगा। मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 94 नंबर सवाल है कि इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं, मतलब इबोला क्या हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है इबोला। इबोला जो है विषाणुओं द्वारा मनुष्यों और अन्य प्राइमेट्स को होने वाला रक्तस्रावी बुखार है, जो इबोला विषाणु के कारण होता है। अब तक की सबसे बड़ी इबोला महामारी जो है पश्चिमी अफ्रीका में आरंभ हुआ था, जो दिसंबर 2013 से लेकर के जनवरी 2016 तक चला था। और इस दौरान जो है इबोला के 28,616 मामले में 11,310 लोगों की मृत्यु हो गई थी। माना कि समझिए 50-50%, अगर ये प्रत्येक दो में से एक व्यक्ति का डेथ हो जा रहा था। ठीक है, इबोला ये बहुत ही खतरनाक हुआ था उस टाइम। 95 नंबर सवाल है कि एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? 95 नंबर का आपको क्या आंसर करना है? ऑप्शन सी कर देना है। ठीक है, रक्त में टी कोशिका का। ठीक है, रक्त में टी कोशिका, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो रक्त में टी कोशिका को प्रभावित करता है ना। आप इसको HIV के नाम से भी जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? HIV को, HIV एड्स, है ना, जिसका पूरा नाम क्या होता है? एच से हो गया ह्यूमन हो गया, और इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस इसका पूरा नाम हो गया। महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा एवं तंत्र कोशिकाओं, जिन्हें टी सहायक कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है, पर ये जो है हमला करता है उसे नष्ट कर देता है। और टी कोशिका का जो है टी लसिकाणु मुख्यतः लसिका कोशिका का एक प्रकार होता है, जो श्वेत रक्त कण का एक उप प्रारूप होता है, जो कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाता है। और इन्हें टी कोशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थाइमोसाइट्स तथा थाइम्स में विकसित होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका यही अपन से याद रखिएगा कि एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है। HIV का पूरा नाम हमने आपको बता दिया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? 96 नंबर आंसर करिएगा डी, सुपर फास्फेट। ये जो सुपर फॉस्फेट है ये नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल जो है आपका देखिए 97 नंबर, कि परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिसमें, परम शून्य ताप की वह स्थिति होती है जिसमें क्या होता है? 97, जिसमें होता है गैसों में आणविक गति घटने लगती है, जिसमें जो है गैसों की आणविक गति क्या होता है? घटने लगता है। समझे? उसके बाद देखिए अगला सवाल 98 नंबर में है कि फेथोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है?
फेथोमीटर, इसका जो उपयोग होता है वो समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। माने कि ऑप्शन सी इसका आंसर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 99 नंबर सवाल है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की खड़े हो जाने पर प्रज्वल आवर्तकाल क्या होगा। मान के चलिए कोई एक झूला है, ऐसे करके यहाँ बैठने वाला जगह है, ये डाल में यहाँ पे कहीं लगा हुआ है, यहाँ पे एक बच्चा या कोई आदमी, एक लड़की बैठी हुई है। अब ये क्या है कि लड़की जो है झूला पर बैठी स्थिति में ये झूल रही है, ठीक है, ये क्या हो रही है, झूल रही है। लेकिन वो जो लड़की है झूला पर यदि खड़ी हो जाती है तो उसका जो प्रज्वल आवर्तकाल है, माने झूला झूलने की जो स्पीड है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो 99 नंबर का आंसर करना है, कम हो जाएगा। झूला झूल रही लड़की यदि खड़ी हो जाती है तो झूले का प्रभावी लंबाई घट जाता है, जिसके कारण झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, जिससे झूला तेज हो जाएगी और झूले का आवर्तकाल दरमियान क्या होगा, घटने, ये जो है घटने बढ़ने से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 100 नंबर का सवाल है कि ध्वनि के पुनरुत्पाद, ठीक है, रीप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी माने कि कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका नाम होता है, ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है। 100 नंबर का आंसर करना है लेजर बीम का, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क माने कि सीडी में आंकड़े जो है अंकीय प्रारूप में संचित रहते हैं। मूलतः इसका विकास ध्वनि रिकॉर्डिंग में के संचयन के लिए हुआ था और सीडी का मानक व्यास 12 सेंटीमीटर होता है, जो कि 80 मिनट का डेटा या फिर लगभग 700 मेगाबाइट डेटा रखता है, ठीक है, मेगाबाइट मतलब 700 MB। और ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए इसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि सही कथन का जो है आपको चुनना है। 4 कथन यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से सही कथन कौन सा है इसको चुनिएगा। पहला कथन तो देख लेते हैं कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है बैंगनी प्रकाश से कम होता है, ठीक है। उसके बाद है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ठीक है। यही आपका क्या है, सही कथन चुनना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य तरंग जो है, ये सही क्या है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 102 नंबर का सवाल है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ऊंचाई की जगह पर जो है पानी 100 सेंटीग्रेड से नीचे पर ही जो है उबलना चालू हो जाता है। 102 नंबर का आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन ये करेंगे, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ठीक है। वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायुदाब कम होता जाता है और इसी कारण ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से के नीचे के तापमान पर उबलने लगता है और फिर खाना भी देर से पकता है। और प्रेशर कुकर में वायुदाब वायुमंडलीय दाब से लगभग दुगुना होता है, जहां पानी 125 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और इसी कारण खाना जल्दी पकता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 103 नंबर का सवाल है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। धब्बा रहित, जिसको आप शायद स्टेनलेस स्टील शायद इसी को कहते हैं ना। 103 नंबर का ऑप्शन बी करेंगे, क्रोमियम। धब्बा रहित लोहे या फिर स्टेनलेस स्टील बनाने में जो है लोहे के साथ में क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है, समझे। स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है कि उसमें कभी भी जंग नहीं लगता है यदि क्रोमियम मिला के बनाया जाएगा तो। उसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। लुईस अम्ल नहीं है। 104 नंबर का आंसर करेंगे NH3, ठीक है। NH3 जो है एक लुईस क्षार माने कि लुईस अम्ल जो है नहीं है, ऑप्शन सी करेंगे। उसके बाद है कि अगला सवाल में अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है, 105 नंबर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कि ऑप्शन ये जो है पायरिन है, इसका अग्निशामक के साथ में सही मिल रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा हो जाएगा। फ्रेओन जो है प्रशीतक हो जाएगा। फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक, यही आपका गलत है, ठीक है। क्या है इसमें, इससे जो है ऑप्शन डी जो है गलत है। फ्लोरीन कार्बन का बहुत ही उपयोगी अपरूप होता है और इसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से षष्ठ फलाकर या फिर पंचभुजाकार के रूप में जुड़कर एक पिंजरा की रचना बनाते हैं, समझे। तो लेकिन यहाँ पर ये जो है आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 106 नंबर का सवाल देखिए, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था या फिर किसने लिखा है या फिर किसके द्वारा लिखा गया है। 106 नंबर का आपको क्या आंसर करना है, ऑप्शन डी कर देना है, डार्विन के द्वारा, ठीक है। डार्विन इसका सही आंसर हो जाएगा।
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन ने किया था। यह पुस्तक जो 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इस पुस्तक में जीवों के उद्विकास के बारे में बताया गया है। उसके बाद 107 नंबर देखिए, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा जो है निम्न परिणाम देती है। 107 नंबर का आंसर करिएगा, जल का प्रकाश अपघटन। ठीक है, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम जो है जल का प्रकाश अपघटन द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि O2 इसमें मुक्त हो जाती है ऑक्सीजन, और उन प्रकाशित क्रियाओं के लिए जो है ऊर्जा में संचित हो जाती है। समझे, तो जल का प्रकाश अपघटन इसका आंसर करेंगे। उसके बाद अगला सवाल आपका है 108 नंबर की कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। कोशिका जो शक्ति स्रोत होता है इसका वो क्या होता है। 108 का करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। शायद यहाँ पर हमको लगता है कि ये कोशिका का पावर हाउस वाला जो क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे ना, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, ये वही कोशिका का पावर हाउस है जिसका आंसर आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया करते होंगे, है ना। अगला सवाल देखिए, मानव के श्वेत रक्त कणों माने कि श्वेत रक्त कण मतलब क्या हो गया, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल WBC का जो व्यास होता है वो कितना होता है लगभग में। 109 नंबर का क्या आंसर करिएगा, 109 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन ये 0.07 mm। ठीक है, मानव के श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, और ये जो है केंद्रयुक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होता है, और यह शरीर में जो है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। WBC की कणों का व्यास जो है लगभग 0.007 मिलीमीटर का होता है। अगला सवाल आपका है, शरीर में ऊतकों माने कि टिश्यूज का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, कैसे होता है। तो इसका आंसर करिएगा प्रोटीन से होता है। प्रोटीन जो है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण करता है, और यह शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है। पानी के अलावा प्रोटीन शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है, और प्रोटीन जो है शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, और सभी कोशिकाओं का मुख्य संरचनात्मक घटक है। प्रोटीन की कमी से शारीरिक वृद्धि लगभग रुक सी जाती है, इसलिए प्रोटीन लेते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका हो गया सवाल कंप्लीट 20। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।